वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक बहुत ही अच्छी फील गुड मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है मीलगन, जिसमें कार्ति और अरविंद स्वामी लीडिंग रोल पर है। मूवी के बारे में बात करें तो सच में मूवी मुझे बहुत ही पसंद आई। मूवी का ड्यूरेशन 3 घंटे के आसपास है, लेकिन इन 3 घंटों में कहीं पर भी बोर सा फीलिंग नहीं होता। काफी सारे इमोशनल सीन्स चलने लगते हैं। सच में एक अलग ही लेवल की मूवी है ये। एक्चुअली मैंने इस मूवी को तेलुगु में देखा है। तेलुगु में इस मूवी का नाम है सत्यम सुंदरम। तो स्टोरी को थोड़ा इजी करने के लिए मैं इन्हीं नाम्स को यूज करूंगा। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत होती है 1996 तंजावुर, जहाँ पर सत्यम नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है। बात यह है कि सत्यम की फैमिली वालों का बहुत बड़ा घर होता है। काफी सारे रिश्तेदार जॉइंट फैमिली की तरह रहते हैं। सत्यम के मामा, चाचा, बड़े पापा, सत्यम के दूसरे रिश्तेदार जानबूझ के इनसे झगड़ा करके घर का बंटवारा कर देते हैं। सत्यम का फादर ठान लेता है कि अब ये इस गांव में नहीं रहेगा, दूसरे गांव पर शिफ्ट हो जाएगा। सत्यम की एक छोटी सी भतीजी होती है जिसका नाम होता है भुवना। ये इससे बहुत प्यार करते रहता है। इस तरह से सत्यम की फैमिली उस गाँव को छोड़ देते हैं। उसके बाद सीन 2018 में शिफ्ट होता है, जहाँ पर दोबारा सत्यम को दिखाया जाता है। और यहाँ पर बात यह है कि भुवना की शादी होने वाली होती है। भुवना ने अपनी शादी पर सत्यम को बुलाया होता है, लेकिन सत्यम को वहाँ पर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। लेकिन जाना तो पड़ेगा। भुवना ने इसको बुलाया। अपनी बीवी हेमा से इसी के बारे में डिस्कस करते रहता है। हेमा पूछने लगती है, क्या तुम डर रहे हो वहाँ पर जाने के लिए? वहाँ पर जाने के बाद क्या तुम रोने लगोगे? अरे सत्यम, सिर्फ एक ही दिन की तो बात है ना। मतलब यहाँ पर सत्यम का ये प्लान होता है कि ये शादी तक ना रुकेगा, बस भुवना से मुलाकात करके इसको गिफ्ट देकर वापस आ जाएगा। सो इस तरह से फाइनली सत्यम अपने उस पुराने गांव पर जाता है। रास्ते में जाते समय सत्यम वो गलियां और वो नज़ारे देखकर इसको अपनी बचपन की याद आने लगती है। और उसी रास्ते के दरमियान में वो अपना पुराने घर को भी देखता है। थोड़ी देर सत्यम उसी घर के पास रुक जाता है और उसी तरह बहुत ही इमोशनल होने लगता है कि इसके परदादा से ये लोग यहाँ पर रहते आ रहे थे, लेकिन 20 साल पहले। उसके बाद सत्यम पास ही के एक मंदिर पर जाता है भगवान के दर्शन करने के लिए। और इसी दरमियान में हेमा को कॉल करके इसे बात करने लगता है कि अभी अभी मैं फ्रेशअप वगैरह होकर मंदिर पर आया। उसी मंदिर में सत्यम एक बड़े वाले हाथी को देखता है। जब सत्यम ने इस गांव को छोड़ा था तो ये हाथी बहुत ही छोटी थी। खैर, अब सत्यम की फैमिली जिस घर में रहते हैं वो किराए का मकान होता है। तो सत्यम का ये प्लान होता है कि ये उस मकान को खरीद लेगा। मतलब इनके बेटी के स्कूल के पास ही होता है वो घर। ये सुनने के बाद हेमा बहुत खुश होने लगती है। खैर, उसके बाद सत्यम शादी पर जाने के लिए एक लोकल बस पकड़ता है। मतलब शादी दूसरे गांव में चल रही होती है। तो बस में इसकी मुलाकात एक कंडक्टर से होती है। बातों ही बातों में ये बात पता चलती है कि ये कंडक्टर सत्यम के फादर का स्टूडेंट था। मतलब सत्यम का फादर एक टीचर था। और इस बंदे को भी पता होता है कि घर का बंटवारा होने की वजह से सत्यम की फैमिली कहीं दूर चले गए। इतने सालों के बाद सत्यम दोबारा अपने गांव पर वापस आता है। कंडक्टर कहने लगता है, अरे सर, उस बात को तो गुजरे कई साल हो गए। यहाँ पर आपके काफी सारे रिश्तेदार हैं, आपको तो आते जाते रहना चाहिए। लेकिन सत्यम यही कहने लगता है, नहीं, मैं वापस यहाँ पर दोबारा नहीं आऊँगा। खैर, उसके बाद सत्यम उस फंक्शन हॉल पर पहुँच जाता है जहाँ पर शादी होने वाली होती है। यहाँ पर आने के बाद लास्ट सीट पर आकर बैठ जाता है बिना किसी को नजर आए। लेकिन तभी सत्यम की एक कजिन सत्यम को देख लेती है। फटाफट से इसके पास आकर इसका हालचाल पूछने लगती है। बहुत खुश होने लगती है कि हमारे रिश्तेदारों में इतने सारे फंक्शंस गुजरे, लेकिन तुम एक बार भी नहीं आए। अच्छा हुआ भुवना की शादी पर आ गए। और उसी तरह अपनी दुख भरी दास्तान भी सुनाने लगती है कि इसका पति हमेशा दारू पीते रहता है, ढंग से एक काम नहीं करता। काश तुम इसी गांव में रहते तो मैं तुमसे ही शादी कर लेती। हमारे बड़े लोगों ने भी यही डिसाइड किया था। इस तरह से थोड़े अच्छी बुरी बातें करके वहाँ से चली जाती है। उसके बाद तभी एक बंदा सत्यम के पीछे आकर इसकी आंख बंद करने लगता है। पूछने लगता है, पहचानो कौन? तो सत्यम पहचान नहीं पाता। वो बंदा दोबारा थोड़ा क्लूज देने लगता है, लेकिन इसके बावजूद भी सत्यम उस बंदे को पहचान नहीं पाता। बाद में वो बंदा सत्यम के सामने आता है। अरे मैं हूँ जीजाजी, अभी नहीं पहचाना? एक्चुअली इसका नाम होता है सुंदरम, जो इसका दूर का कजिन होता है। और इसी तरह तमिल और तेलुगु में इस रिश्ते को जीजा कहकर बुलाते रहते हैं। खैर, अब सत्यम को सुंदरम कौन है इसको पता ही नहीं होता। बस ऐसे ही ऐड करने लगता है कि सत्यम ने सुंदरम को पहचान लिया। सुंदरम सत्यम के साथ बहुत ही पुरानी पुरानी बातें शेयर करते रहता है, जो सत्यम को याद ही नहीं होती। बहुत याद करने की कोशिश करने लगता है कि ये बंदा कौन है, लेकिन सत्यम को याद ही नहीं आता और हमेशा इसके साथ चिपक के ही होता है। खैर, थोड़ी देर के बाद सत्यम को उसी शादी में इसका मामा नजर आता है। सत्यम को देखकर बहुत खुश होने लगता है।
डांटने लगता है कि इतने सालों के बाद तुम्हें हमारी याद आई। इन 20 सालों में तुमने अपने रिश्तेदारों के बारे में पूछा तक नहीं। मम्मी पापा कैसे हैं, तुम्हारी बीवी कैसी है, इस तरह से बात करते रहता है। इसी दरमियान में सत्यम अपने मामा से सुंदरम के बारे में पूछने की कोशिश करने लगता है कि वो बंदा कौन है, लेकिन इसको मौका ही नहीं मिलता। या तो फिर सुंदरम इसके पास आ जाता है। उसके बाद सत्यम अपने फादर को कॉल करके अपने मामा के हाथ में फोन थमा देता है। सत्यम का फादर कहने लगता है, अरे जीजा जी, आप भी शादी पर आते तो बहुत अच्छा होता। बहुत साल बीत गए हम लोगों को मिले हुए, हमारे सारे रिश्तेदार यहीं पर है, सिर्फ आप लोग ही बहुत ही दूर हो। देखिए जीजा जी, हम धीरे धीरे बूढ़े होते जा रहे हैं, एक बार तो हम लोगों को जरूर मिलना होगा, पता नहीं कब क्या हो जाए। और वैसे भी उस बात को गुजरे हुए कई साल बीत गए। इस तरह से बहुत इमोशन होने लगता है। सत्यम का फादर कहने लगता है, हाँ आपने सही कहा, मुझे शादी पर आना चाहिए, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन मैं आपसे मिलने के लिए जरूर आऊँगा। इस तरह से सत्यम का फादर भी आंसू बहाने लगता है। बाद में सत्यम स्टेज पर जाकर भुवना से मुलाकात करता है। जब सत्यम ने गाँव छोड़ा था तो भुवना छोटी बच्ची थी और आज इसकी शादी है। स्पेशली भुवना तो बहुत फील होने लगती है कि मेरी शादी पर मेरा भाई आया, और उसी वक्त इसके लाए हुए गिफ्ट्स को ओपन करने लगती है। एक बड़ा बक्सा होता है, उस बक्से के अंदर और भी काफी सारे बक्से होते हैं। सत्यम कहने लगता है, अरे भुवना बाद में ओपन कर लेना, पीछे और भी काफी सारे लोग खड़े हैं। भुवना कहने लगती है, खड़े हैं तो रहने दीजिए, इतने सालों के बाद मेरा भाई आया और मेरे लिए कुछ लाया है। इस तरह से बक्सा ओपन करने पर इसमें काफी सारे जेवर होते हैं, मतलब कंगन, झुमके, पायल। सत्यम से रिक्वेस्ट करने लगती है कि भैया ये सारी चीजें तुम अपने हाथों से मुझे पहनाओ ना। तो सत्यम उसी तरह से एक के बाद एक ये सारे गहने भुवना को पहनाने लगता है। सच में ये सीन बहुत ही इमोशनल है। उसके बाद सत्यम, सुंदरम और सत्यम का मामा खाना खाने के लिए बैठते हैं। तो उसी जगह पर वो लोग भी बैठे होते हैं जिन लोगों ने सत्यम की फैमिली से इनका घर छीना। एक्चुअली सत्यम इन लोगों से बहुत नफरत करते रहता है। उन लोगों को देखकर सत्यम की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। बिना खाना खाए यहाँ से जाने लगता है, लेकिन सत्यम का मामा सत्यम को रोकने लगता है। अरे उन लोगों की वजह से तुम खाना क्यों छोड़ रहे हो, चुपचाप बैठकर खाना खाकर ही जाना। इस तरह से इसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। और उसी तरह सुंदरम सत्यम को इधर उधर की बातें बताते हुए इसका मन बहलाने की कोशिश करने लगता है। बातों ही बातों में सुंदरम सत्यम को उसका फोन नंबर पूछने लगता है, तो सत्यम अपना फोन नंबर रॉन्ग बोलने लगता है। और उसी तरह सुंदरम किसी पेपर में अपना फोन नंबर लिखकर सत्यम के पॉकेट में रख देता है। खैर खाना खाने के बाद सुंदरम सत्यम से कहने लगता है कि जीजा जी, आप भुवना को जाकर बता दीजिए कि आप जाने वाले हो। सत्यम कहने लगता है, अरे नहीं नहीं, अगर उसे बताऊंगा तो वो जाने नहीं देगी, बस मुझे किसी भी तरह से बस पकड़वा दो यार, सुबह ऑफिस में मुझे बहुत सारा काम है। जब सुंदरम अपनी बाइक लेने के लिए जाता है तो सत्यम हेमा को कॉल करके कहने लगता है, हाँ अभी अभी हम लोगों ने खाना खाया। हेमा पूछने लगती है, हम लोगों ने मतलब आपके साथ कौन थे? सत्यम कहने लगता है कि मेरे मामा और पता नहीं वो बंदा कौन था, हमेशा मेरे पीछे ही लगा है। हेमा कहने लगती है, अरे सत्यम, इतना जल्दी आने की क्या जरूरत है, 2 या 3 दिन वहीं पर रुक जाओ। एक दिन अपने मामा के घर में, एक दिन अपने चाचा के घर में, एक दिन अपने बड़े अब्बू के घर में रुक जाना, क्योंकि तुम्हारी बातों से मुझे ये लगता है कि अब तुम खुश हो। सत्यम कहने लगता है, अरे नहीं नहीं, मैं यहाँ पर नहीं रुकने वाला, और वैसे भी यहाँ पर ये बंदा अपने प्यार से मार दे रहा है मुझे। अगर मैं उसे डायरेक्टली पूछूंगा कि तुम कौन हो तो बहुत फील होगा, और वैसे भी कुछ घंटों की बात है ना, मैं वापस आ जाऊंगा। उसी वक्त वहाँ पर सुंदरम आकर सत्यम के हाथ से फोन लेकर हेमा से बात करने लगता है। मुझे पता है आप मुझे नहीं जानते, लेकिन जीजा मुझे बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। घर वापस आने के बाद मेरे बारे में बताएंगे, उनसे जान लेना। इस तरह से कंटिन्यूसली बात करने लगता है, हेमा को बात करने का मौका ही नहीं देता। खैर वहाँ से जाते समय सत्यम अपने मामा से मुलाकात करने पर सत्यम का मामा बहुत रोने लगता है। अब इसी दरमियान में सुंदरम भी रोने लगता है। बहुत इमोशन होने लगता है कि सत्यम यहाँ से जा रहा है। उसके बाद सुंदरम सत्यम को अपनी बाइक पर बिठाकर बस स्टॉप पर ले जाने लगता है। सत्यम बहुत खुश होने लगता है कि ये वापस लौटकर जा रहा है, लेकिन सुंदरम बहुत ही दुखी होता है। थोड़ी दूर जाने के बाद सत्यम से कहने लगता है कि जीजा जी, यहाँ की गुड़ की चाय बहुत ही अच्छी होती है, चलो एक एक कप पीते हैं। सत्यम कहने लगता है, अरे अब चाय की क्या जरूरत, बस के लिए लेट हो जाएगा। सुंदरम कहने लगता है, अरे जीजा जी, बस के लिए और बहुत सारा टाइम है, और वैसे भी बिना मुझे पूछे वो बस नहीं निकालेगा। सो देखते ही देखते इनकी आंखों के सामने ही वो आखिरी बस यहाँ से चली जाती है। सत्यम इस चीज को ऑब्जर्व नहीं करता, लेकिन सुंदरम इस चीज को देखकर बहुत खुश होने लगता है। सुंदरम ने जानबूझकर ऐसा किया होता है। उसके बाद ये दोनों उस ट्रैवल एजेंसी के पास जाकर आखिरी बस के बारे में पूछने लगते हैं।
तो बंदा कहने लगता है कि वो बस निकले हुए आधा घंटा बीत गया। तो ये जानने के बाद सत्यम सुंदरम को बहुत डांटने लगता है कि तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बस खो दी। क्या मैंने तुमसे पूछा था कि मुझे चाय पीनी है? अब तक जो तुमने किया बस काफी है। अब मुझे एक छोटी सी हेल्प कर दो। इस गांव में कौन से लॉजेस है, बस वहाँ पर मुझे ले चलो। सुंदरम कहने लगता है, अरे जीजा, लॉज की क्या जरूरत है, हमारा घर है ना, और वैसे भी यहाँ के लॉजेस बहुत ही गंदे होते हैं। सत्यम कहने लगता है, नहीं नहीं, मैं घर पर नहीं आऊँगा। सुबह होते ही पहली बस पकड़कर मुझे निकलना होगा, और वैसे भी लॉजेस जितने भी गंदे हो मैं एडजस्ट कर लूंगा, बस मुझे वहाँ पर ले चलो। इस तरह से अपनी जिद पर अड़ा रहता है। तो सुंदरम सत्यम को 2 लॉज के पास लाता है। जब सत्यम उन दोनों लॉजेस को चेक करता है तो सच में वो बहुत ही गंदे होते हैं, और इसी तरह सुंदरम वहाँ से जाता नहीं, वहीं पर खड़े रहता है। तो फाइनली सत्यम डिसाइड कर लेता है कि ये सुंदरम के साथ उसके घर पर जाएगा। ये सुनने के बाद सुंदरम बहुत खुश होने लगता है। फटाफट से अपनी बीवी नंदिनी को कॉल करके ये बात कहने लगता है कि सत्यम जीजा हमारे घर पर आ रहे हैं, तुम सब कुछ इंतजाम करके रखो, आज रात जीजा हमारे साथ ही रुकने वाले हैं। इस तरह से अपनी बीवी से बहुत ही खुशी से बोलने लगता है। सत्यम हेमा को कॉल करके यही बात बताने लगता है कि मैं कल नहीं आ पाऊंगा, मेरे ऑफिस को कॉल करके थोड़ा इन्फॉर्म कर दो। खैर घर पर आने के बाद नंदिनी पूछने लगती है कि भैया आप क्या खाओगे? सत्यम कहने लगता है, अरे अभी शादी में खाकर आए हैं, अब मुझसे नहीं खाया जाएगा। सत्यम सुंदरम से कहने लगता है कि एक्चुअली मुझे थोड़ा स्नान करना है। तो उसी तरह से सत्यम को बाथरूम दिखाने लगता है। स्नान करते समय सुंदरम सत्यम से पूछने लगता है कि जीजा क्या तुम बियर वगैरह पीते हो? सत्यम मना करने लगता है, लेकिन इसके बावजूद भी सुंदरम सत्यम को मनाने लगता है कि जीजा हम बियर पीते हुए अपनी पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। तो बाद में सत्यम भी मान जाता है। स्नान करने के बाद सत्यम सुंदरम के सारे घर को देखते रहता है। ये पता करने की कोशिश करने लगता है कि सुंदरम का नाम क्या है या आखिरकार कौन है। दीवार पर लगे हुए फोटोग्राफ्स वगैरह को देखते रहता है। तभी नंदिनी वहाँ पर आकर कहने लगती है कि भैया आपको उन्होंने घर के पीछे बुलाया, और वैसे भी कभी कभार सुंदरम सिर्फ बियर पीते हैं, कभी खुशी का मौका हो तभी आप हमारे घर पर आए, ये उनके लिए बहुत खुशी की बात है। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं भैया, देखते रहिए आप जाने के बाद वो आपके बारे में काफी दिनों तक आपके बारे में ही बताते रहेंगे। खैर बाद में सत्यम घर के पीछे जाता है। वहाँ पर सुंदरम ने सब कुछ सेट करके रखा होता है। एक्चुअली ये बियर नहीं होती, लोकल दारू होती है, मत दारू नहीं ताटी होती है ये। सो यहाँ से इन दोनों के बीच काफी सारे क्यूट और इमोशंस कन्वर्सेशंस चलते रहते हैं। सुंदरम कहने लगता है कि जीजा तुमने तो नहीं सोचा होगा ना कि इतने सालों के बाद मुझसे मुलाकात करके मेरे साथ बियर पीते रहोगे। सच में मैंने तो सोचा ही नहीं था। सत्यम कहने लगता है कि सच में तुम्हारा घर बहुत ही अच्छा है, क्या ये तुम्हारा पुश्तैनी घर है? सुंदरम कहने लगता है, अरे नहीं जीजा, मेरा बचपन का घर डिब्बे जैसा था, मुश्किल से 4 लोग सोते थे। एक्चुअली ये हमारे ससुर जी का घर है, उनके दादा ने ये घर बनवाया था। उनकी कहानी भी सेम आप जैसी ही है। हमारे ससुर जी मरने के बाद मेरे सालों ने घर का बंटवारा करने का सोचा, लेकिन मेरी बीवी ने अपने हिस्से में इस घर को मांग लिया। यहीं पर इसका बचपन वगैरह गुजरा था, लेकिन इसके भाई पैसे मांगने लगे तो मैं नंदिनी को रोता हुआ देख नहीं पाया। किसी भी तरह से पैसे एडजस्ट करके मैंने इस घर को खरीद लिया। इस घर में आने के बाद हमको बहुत अच्छी चीजें हुई, और अब नंदिनी प्रेग्नेंट है 3 महीनों की। पहले भी थोड़े मिसकैरेजेस हो गए, लेकिन अब देखना पड़ेगा। सत्यम कहने लगता है, अरे पहले बता देते तो रास्ते में कोई न कोई गिफ्ट खरीद लेता मैं। खैर इसके बाद ये दोनों बियर पीते हुए गाना गाने लगते हैं, मोमेंट को एंजॉय करने लगते हैं। चांदनी रात, हाथ में लोकल दारू, सामने चहता आदमी, पुरानी यादें। सत्यम भी इस मोमेंट को बहुत एंजॉय करने लगता है, लेकिन अभी तक इसको ये बात पता नहीं चलती कि सुंदरम कौन है। इसी बातों ही बातों में सुंदरम के पास एक बड़ा वाला बैल होता है, वो आवाज करने लगता है। सुंदरम सत्यम को लेकर अपने बैल के पास जाता है खाना डालने के लिए, और इस बैल का नाम होता है धोनी। सुंदरम कहने लगता है कि कुछ सालों पहले जब ये मार्केट पर गया था तो इसको ये बैल नजर आया। उस टाइम पर ये बहुत ही छोटा था, बहुत ही कमजोर था। पता नहीं क्यों मुझे इस पर दया आकर अपने घर ले आया। खाना भी नहीं आता था इसको, मैं इसके मुंह में जबरदस्ती ठोसा करता था। कुछ दिनों के बाद मैं आपके मामा को लाकर दिखाया। आपके मामा तो बहुत खुश हो गए कि इस बैल को तुमने कहां से पकड़ा। उसके बाद आपके मामा ही इस बैल को जल्लीकट्टू की ट्रेनिंग देने लगे। मैंने भी इसको बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग दी। अब 1 साल गुजरने के बाद मैंने सोचा कि इसको भी जल्लीकट्टू की फील्ड में उतारा जाए। 2012 में मैंने इसको जल्लीकट्टू की फील्ड में उतार दिया। तो पहले ही गेम में ये धोनी बहुत ही अच्छी तरह से खेला, एक एक बंदे को उठाकर फेंकने लगा। पहले ही गेम में ये जीत गया, इसको काफी सारे अवार्ड्स मिले। जब इसके नाम के साथ मेरा भी नाम लिया जा रहा था तो मेरे तो रोंगटे खड़े होने लगे। उसके बाद अगले साल भी मैं इसको गेम पर उतारा तो वो गेम भी जीतने लगा। लगातार 3 सालों तक ये हर एक गेम में जीतने लगा।
मेरा नाम रोशन करने लगा। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने इस जल्लीकट्टू के गेम पर बैन लगा दिया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। जल्लीकट्टू बैन होने के बाद जब भी फेस्टिवल आता तो फेस्टिवल की तरह नजर ही नहीं आता। बहुत ही सुना सुना सा लगने लगा। एक दिन तो मैंने ये देखा कि मेरा धोनी बहुत ही गुस्से में है जल्लीकट्टू के गेम को खेलने के लिए। तो मैंने उसी वक्त अपने धोनी और गांव के कुछ लड़कों को लेकर ग्राउंड में चला गया इसको खिलाने के लिए। हम वहां पर बहुत ही मस्त तरीके से एंजॉय करने लगे। इसी दरमियान में पुलिस वाले वहां पर आ गए। लेकिन खुशी की बात यह है कि वो पुलिस वाला भी मेरे धोनी के साथ गेम खेलने लगा। और वैसे भी जल्लीकट्टू हमारा सालों का कल्चर है। इस गेम के बाद बेचारे उस एसए की जॉब चली गई। खैर उसी वक्त नंदनी सुंदरम को कॉल करके डांटने लगती है कि मैंने तुमको कितनी बार कहा कि रात के समय उस तरफ मत जाया करो, और ऊपर से तुम भैया को भी ले गए। सत्यम से कहने लगती है कि भैया उस तरफ बहुत सारे सांप है। सुंदरम से पूछने लगता है क्या सच में यहाँ पर सांप है। सुंदरम कहने लगता है हाँ जीजा, रिसेंटली 4 बच्चे भी दिया उसने, हमारा ही सांप है, अरे कुछ नहीं करेगा वो। लेकिन सत्यम बहुत ही डरते रहता है। तुम क्या आदमी हो यार, घर में सांप कौन पालता है। सुंदरम कहने लगता है अरे मैं कहाँ पर पाला, वो बस यहीं पर घूमते रहता है। खैर ये सब कुछ छोड़िए, स्कूल पढ़ते समय आपके पास एक साइकिल हुआ करती थी, क्या आपको याद है? उस साइकिल का क्या हुआ, क्या आपको याद है? सत्यम कहने लगता है अरे नहीं यार, उतनी पुरानी बातें याद नहीं, लेकिन उस टाइम एक अंडरटेकर की स्टिकर लेकर उस साइकिल पर चिपकाया करता था मैं। सुंदरम कहने लगता है कि जीजा उस झगड़े के बाद आप लोगों ने तो अपने सामान लेकर इस गांव को छोड़ दिया। गांव छोड़ने से पहले आपके पिताजी ने मेरे पिताजी से कहा था कि साइकिल किसी को दे दो। मेरे पिताजी ने डिसाइड कर लिया कि उस साइकिल को ये खुद रख लेंगे। और जब मुझे ये बात पता चली तो मेरे खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा कि हमारे घर पर एक साइकिल आने वाली है। स्कूल में मैंने उसी साइकिल के बारे में सोचने लगा कि वो साइकिल कैसी होगी, क्या मैं उस साइकिल को चला पाऊंगा या नहीं। आप लोग जाने के बाद मेरे पापा उस घर को अच्छे से साफ सुथरा करके बाद में उस साइकिल को मैकेनिक के पास ले जाकर अच्छी तरह से रिपेयर करवा के हमारे गांव पर ले आने लगे। जब मेरे पिताजी उस साइकिल को हमारे गांव पर लाए तो मैं तो बहुत ही खुश होने लगा, उस साइकिल के पीछे ही भागने लगा। मेरे पिताजी उस साइकिल में मुझे, मेरे भाई, मेरे माँ को बिठाकर एक राउंड घुमाया। उस दिन से लेते हुए हम जहाँ पर भी जाते उसी साइकिल में जाते, और मेरे बारे में तो पूछो ही मत, 24 घंटों तक उसी साइकिल के साथ टाइम बिताता था। और वो साइकिल तो बड़ी थी, मुझे चलाना नहीं आता। स्टार्टिंग में धीरे धीरे हाथ से धक्का देने लगा। एक दिन मेरी इस स्ट्रगल को देखकर गाँव वाला एक बंदा मुझे साइकिल पर बिठाकर चलाना सिखाया। तो उस साइकिल को जब मैंने चलाना सीख लिया तो मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत बड़ी चीज को अचीव कर लिया। मेरे पिताजी इसी साइकिल में घूमते हुए साड़ियाँ बेचने लगे, बिजनेस स्टार्ट किया। धीरे धीरे हमारी फैमिली ग्रो होने लगी। मुझे और मेरे भाई को अच्छे से स्कूल में दाखिला दिलवाया। एक दिन मेरे पिताजी ने ये कहा कि तुम साइकिल में भाई को लेकर स्कूल जाओ, और हाँ ध्यान से जाकर ध्यान से आना। तो मैं उसी तरह से अपने छोटे भाई को साइकिल में स्कूल ले जाकर वापस आ गया। उस दिन से पता नहीं मेरे पिताजी को क्या हुआ, कभी भी मुझसे कुछ नहीं मांगा। मेरे पिताजी मुझे नाम से भी नहीं बुलाते थे, बड़ा बेटा कहकर बुलाते थे कि बड़े बेटे को बोल दो अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो बड़ा बेटा देख लेगा, हमारे पास बड़ा बेटा है ना, तुम फिक्र मत करो। मुझ पर बहुत भरोसा करते थे मेरे पिताजी, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं इस काबिल नहीं हूँ। सच में जीजा, वो साइकिल सब कुछ बदल के रख दिया। हमारे पिताजी की जिंदगी, मेरी जिंदगी। मेरा छोटा भाई कॉलेज पर उसी साइकिल पर जाया करता था। सच में अगर तुम्हारी साइकिल नहीं होती तो शायद मेरी जिंदगी ऐसी नहीं होती। हम उस साइकिल की पूजा करते हैं जीजा, थैंक यू वेरी मच वो साइकिल हमें देने के लिए। इस तरह से बहुत रोने लगता है। सत्यम इसको संभालने लगता है। बाद में सुंदरम सत्यम को वही साइकिल दिखाने लगता है। अभी भी ये साइकिल जैसी की वैसी होती है। बाद में ये दोनों इसी साइकिल पर दोबारा बियर लाने के लिए जाते हैं। सत्यम साइकिल को चलाने लगता है। सुंदरम सत्यम को नदी के पास ले जाता है। वहाँ पर ये दोनों बैठकर बियर वगैरह पीते रहते हैं। बातों ही बातों में सुंदरम कहने लगता है कि जीजा, मैंने अभी से मेरे बच्चे का नाम सोच रखा है, आप गेस कर लो क्या नाम हो सकता है। ऐसा नाम सोचा है मैंने जो बच्चे का भी हो सकता है और बच्ची का भी हो सकता है। सत्यम गेस करते हुए कुछ नाम बताने लगता है। सुंदरम कहने लगता है नहीं, तुमने रॉन्ग बोला। फाइनली सुंदरम कहने लगता है सत्या, मैंने मेरे बच्चे का नाम सत्या रखने का सोचा, तुम्हारा ही नाम है जीजा। यह सुनने के बाद बहुत खुश होने लगता है। थोड़ी देर के बाद सुंदरम सत्यम से पूछने लगता है, जब से तुम यहाँ पर आए हो मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि तुम्हारा चेहरा थोड़ा उदास है, क्या बात है भाई, तुम्हारे घर के बारे में सोच रहे हो क्या? अरे जीजा, उस बात को बीते हुए 20 साल हो गए। सत्यम कहने लगता है नहीं यार, मुझे उस घर से बहुत प्यार है। स्कूल से जब वापस आता हूँ तो घर के अंदर नहीं जाता, वहीं पर बैठकर
क्रिकेट खेलने लगता हूँ, एम्पायरिंग करने लगता हूँ। अब हमारी तो जॉइंट फैमिली थी ना, वो घर बहुत बड़ा था। उसी घर में मेरे मामा, मेरे चाचा, मेरे बड़े पापा की फैमिली भी रहती थी। जब हम लोग खाना खाने के लिए बैठते तो ऐसा लगता कि घर में दावत चल रही है। सुंदरम कहने लगता है, अरे जीजा, मुझे ये सारी बातें याद है। इस गली से लेते हुए दूसरी गली तक था तुम्हारा घर। आपके पिताजी का जितना बड़ा दिल है ना, उतना बड़ा घर है वो। सत्यम कहने लगता है कि एक्चुअली उस घर को मेरे परदादा ने बनवाया था। मैंने मेरे परदादा को तो नहीं देखा, लेकिन उस घर को मैं अपना परदादा ही समझता हूँ। मेरे दादा वहीं पर पैदा हुए, मेरे पिताजी वहीं पर पैदा हुए, मेरा भाई, मेरे चाचा, सारे लोग वहीं पर पैदा हुए। सिंबू से बात करें तो तुम्हारे लिए वो साइकिल जितनी इम्पोर्टेंट है ना, उतना इम्पोर्टेंट वो घर मेरे लिए है। खैर इसी बातों ही बातों में सुंदरम एक पुराने मंदिर के बारे में जिक्र करने लगता है कि इनके गांव की थोड़ी ही दूरी पर एक मंदिर है। एक्चुअली इनके कुल देवता का मंदिर होता है वो। जब कभी भी इसको टाइम मिलता उस मंदिर के पास जाकर दिया जलाकर प्रार्थना करने लगता। खैर वहाँ से वापस जाते समय ये दोनों एक दूसरे के चप्पल पहन लेते हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों रास्ते के दरमियान में गाना गाते हुए, डांस करते हुए, एंजॉय करते हुए अपने घर वापस आने लगते हैं। घर वापस आने के बाद सोते समय सुंदरम सत्यम से कहने लगता है कि जीजा, मेरे लिए उन 4 लोगों को माफ कर दीजिए। अरे वो लोग उनके पाप में मर मिटेंगे, ऐसे में आप अपनी खुशी को क्यों बर्बाद करते हो? बाकी रिश्तेदार भी तो है ना यहाँ पर। सत्यम कहने लगता है, ठीक है, मैंने माफ कर दिया उनको। सुंदरम सत्या को खटिया पर सुलाते हुए ये खुद उसी खटिया के पास सोने लगता है और सोने से पहले सत्यम से कहने लगता है कि जीजा, जाने से पहले तुम हम तीनों को आशीर्वाद देकर जाना, और वो भी नाम लेकर, मुझे, मेरी बीवी को, मेरे होने वाले बच्चे को। ये सुनने के बाद सत्यम शॉक में रह जाता है कि मुझे इसका नाम तक नहीं पता, मैं कैसे आशीर्वाद दूं। सुंदरम सोने के बाद सत्यम दोबारा घर के सारे फोटोग्राफ्स को चेक करने लगता है इसका नाम पता करने के लिए, लेकिन कहीं पर भी इसका नाम नहीं मिलता। तभी इस कमरे में नंदिनी आती है। सत्यम नंदिनी की आंखों में आंखें डालकर बात ही नहीं कर पाता, बस रोने लगता है कि सुंदरम इससे इतना प्यार करता है, दुश्मनों को भी माफ करने वाला बंदा है, ऐसे बंदे का मैं नाम तक नहीं जानता। नंदिनी अपने कमरे में जाने के बाद सत्यम फटाफट से यहाँ से जाने लगता है। गलती से ये सुंदरम के चप्पल पहनकर आता है। फाइनली किसी भी तरह से एक बस पकड़कर अपने शहर पर जाने लगता है, लेकिन रास्ते के दरमियान में इसको वो वाली मंदिर नजर आती है जो सुंदरम ने बताया था। फटाफट से बस रुकाकर मंदिर के पास जाकर भगवान के दर्शन करके थोड़ी देर वहीं पर बैठा रहता है। उसके बाद सत्यम वापस अपने शहर पर आ जाता है, लेकिन जब से ये घर पर आया होता है बहुत ही गुमसुम सा होता है। अपनी बीवी और बेटी से ढंग से बात ही नहीं कर पाता। ये चीज ऑब्जर्व करके एक दिन हेमा सत्यम से पूछने लगती है कि सत्या, तुमको क्या हुआ? जब से गांव से वापस आए हो तुम्हारे अंदर काफी सारे चेंजेस आए हैं, क्या हुआ है वहाँ पर? सत्यम सुंदरम के बारे में बताने लगता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि गांव में मेरी मुलाकात एक बंदे से हुई। सच में वो बंदा मेरी बहुत ही कदर करता है, क्या बताऊं मैं उसके बारे में। इस तरह से सुंदरम के बारे में सारी बातें बताने लगता है और ये भी कहने लगता है कि एटलीस्ट मैं उस बंदे का नाम तक नहीं जानता। मेरे दिल में एक बोझ सा है हेमा, पता नहीं कैसे मैं उससे माफी मांगूं। खैर उसके बाद सत्यम पैसे जमा करने लगता है इस घर को खरीदने के लिए। अपने मामा से भी पूछने लगता है और इसी तरह अपने जान पहचान वाले बंदे से भी 25 लाख रुपए मांगता है। वो बंदा भी देने के लिए रेडी होता है। एक दिन सत्यम की बेटी ये देखती है कि इसके पर्स में एक विजिटिंग कार्ड के ऊपर सुंदरम का फोन नंबर लिखा है, तो फटाक से उस नंबर को फोन करके फोन सत्यम के हाथ में थमा देती है। जब सत्यम हेलो बोलता है तो सुंदरम इसकी आवाज को पहचान लेता है। कहने लगता है, अरे जीजा, क्या सच में तुमने मुझे कॉल किया? अभी अभी मैं तुम्हारे बारे में डिस्कस कर रहा था। तुम तो सेंचुरी मारोगे जीजा, और वैसे भी गांव जाने से पहले मुझे जगा देते, मैं तुम्हारी हेल्प करता। तुमने जो नंबर दिया था ना, मैंने उसको कॉल किया, लेकिन किसी और ने फोन पिक किया और गालियां भी दी मुझे। और वैसे ये किसका नंबर है जीजा? और जो उस टाइम दिया था वो किसका नंबर है? सत्यम कहने लगता है कि वो मैंने गलती से नंबर दे दिया। सुंदरम कहने लगता है, नहीं नहीं, तुमने गलती की नहीं होगी, मैंने ही गलत नंबर नोट कर लिया होगा। सत्यम कहने लगता है कि एक्चुअली मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, लेकिन कहाँ से स्टार्ट करूँ पता नहीं चल रहा। और वैसे भी वापस आने के बाद मैं तुमको फोन करने वाला था, लेकिन काम की वजह से मैं तुमको फोन नहीं कर पाया। सुंदरम ऑलरेडी जानता होता है कि सत्यम को पैसों की जरूरत है घर खरीदने के लिए। कहने लगता है कि जीजा तुम फिक्र मत करो, मैं तुमको 25 लाख रुपए दे दूंगा, मेरे पास ऑलरेडी थोड़े बहुत पैसे हैं, नंदिनी के गहने कुछ गिरवी पर रख दूंगा। सत्यम कहने लगता है, अरे नहीं नहीं, पैसों के बारे में नहीं, मैं कुछ और बात करने के लिए तुमको फोन किया। सुंदरम कहने लगता है, देखो जीजा, तुम मांगो या ना मांगो, मैं तुमको पैसे देकर ही रहूंगा और तुमको लेना ही पड़ेगा बस। बाद में सत्यम अपनी दिल की बात सुंदरम को बताने लगता है कि मैंने जानबूझकर मेरा फोन नंबर तुमको रॉन्ग दिया,
जब तुम मुझे शादी में मिले थे तो तुम्हारा बिहेवियर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैं तुमको मेरा फ़ोन नंबर दूंगा तो तुम मुझे बार बार फ़ोन करते रहोगे, इसलिए मैंने जानबूझकर गलत नंबर दे दिया। क्योंकि तुम कौन हो मैं नहीं जानता, तुम्हारा नाम क्या है ये भी मैं नहीं जानता, और अभी भी मैं ये नहीं जानता कि तुम कौन हो। लेकिन जब मैंने तुम्हारा बिहेवियर देखा, तुम्हारा प्यार देखा, तुम्हारा अभिमान देखा, तो सच में मैं बहुत शर्मिंदा हो गया। मैं डायरेक्टली पूछ ही नहीं पाया कि तुम्हारा नाम क्या है। कुछ हद तक मैंने मैनेज करने लगा, लेकिन जब तुमने कहा था ना कि हम तीनों को नाम से बुलाकर आशीर्वाद दो, तो मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मैं वापस चला आया। ये सुनने के बाद सुंदरम भी बहुत दुखी होने लगता है। पूछने लगता है, सच में जीजा, क्या तुम मेरे बारे में नहीं जानते? मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है? सत्यम कहने लगता है, प्लीज यार मुझे माफ कर दो, मैं सच्चे दिल से तुमसे माफी मांगता हूँ। जब तक तुम माफ नहीं करोगे मुझे सुकून नहीं मिलेगा। सुंदरम कहने लगता है, अरे जीजा ऐसी बड़ी बड़ी बातें मत करिए, लेकिन आपने मेरे बारे में जानने के लिए फोन किया ना, वही काफी है। सत्यम कहने लगता है, प्लीज यार तुम्हारा नाम बता दो। तो सुंदरम सत्यम को एक बहुत ही लंबा रिश्ता बताने लगता है। इतना लंबा रिश्ता मैं बता ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी सत्यम को सुंदरम के बारे में याद नहीं आता। सुंदरम कहने लगता है कि 1994 में हमारी फैमिली कुछ कारणों की वजह से आपके गांव पर शिफ्ट हो गए, और उसी वक्त मैंने पहली बार बस में बैठा था, और उसी तरह उस टाइम आपका 10th हो गया था। आप हम सारे बच्चों के साथ खेला करते थे, कहीं पर भी जाते हम सारे बच्चों को साथ लेकर ही जाते थे। आप पहले तो आप बहुत ही अच्छे से हंसा करते थे, काफी सारी अच्छी अच्छी बातें करते थे, हम बच्चों को बहुत सारी अच्छी बातें सिखाते थे। मार्केट जाते समय आप हम बच्चों को तरकारी के नाम रखते थे, किसी का भिंडी, किसी का बैगन, किसी का नाम मिर्ची। रास्ते भर वो बच्चा ये याद रखता था कि मार्केट जाने के बाद मिर्ची कितने केजी लेना है, बैंगन कितने केजी लेना है। तो ये सुनने के बाद तब जाके सत्यम को वो दिन याद आते हैं। हाँ, मुझे याद आया, प्रिया का नाम भिंडी था, मधु का नाम बैंगन था। इस तरह से एक के बाद एक नाम बताने लगता है। हाँ, तुम्हारा नाम था आलू ना? अरे आलू, क्या वो तुम हो? अरे यार तुम इतने बड़े हो गए, तुम्हारी शादी भी हो गई और तुम बाप भी बनने वाले हो। सुंदरम कहने लगता है, अच्छा अब जाके आपने मुझे पहचाना, लेकिन अभी भी आप मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाया, क्या है मेरा नाम बता दीजिए। सत्यम कहने लगता है कि मुझे तो तुम्हारा नाम 1.5 मिनट पहले ही याद आ गया, लेकिन मैं तुमको तुम्हारे नाम से नहीं बुलाऊंगा। फोन कट करके उसी रात बस पकड़कर सुंदरम के गांव पर जाने लगता है। फटाफट से दरवाजे के पास आकर कहने लगता है, अरे आलू दरवाजा खोलो, मैं जानता हूँ कि तुम दरवाजे के उस पार हो और मेरी आवाज भी सुन रहे हो, खोलो ना सुंदरम दरवाजा, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। अपना नाम सुनने के बाद तब जाके सुंदरम अपना घर का दरवाजा ओपन करता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।